नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण लोगों को सम्मानजनक जीवन देने की सरकार के प्राथमिकता दोहराई। श्री मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में 6 दिवसीय ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की ग्रामीण गरीबी पिछले वित्त वर्ष में घटकर 4.86% हो गई, जो वर्ष 2011-12 में 25.7% थी। भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 29 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। गुरु गोविंद सिंह की 358वीं जयंती पर प्रकाश उत्सव पटना में शुरू। उत्तर भारत में भीषण शीतलहर जारी। मौसम विभाग ने रात के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया। और सिडनी में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दूसरी पारी में 6 विकेट पर 141 रन बनाए। उसकी कुल बढ़त 145 हुई। दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांवों को विकास और अवसरों के जीवंत केंद्रों में बदलकर ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के सरकार के दृष्टिकोण पर बल दिया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्रामीण भारत महोत्सव के उद्घाटन समारोह के दौरान कहा कि गांवों के लोगों को सशक्त बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना ये मेरी सरकार की प्राथमिकता है। हमारा विजन है भारत के गांव के लोग सशक्त बने, उन्हें पलायन ना करना पड़े, और इसलिए हमने गांव गांव में मूलभूत सुविधाओं की गारंटी का अभियान चलाया। ग्रामीण विकास महोत्सव 9 जनवरी तक चलेगा। इसका विषय है विकसित भारत 2047 तक आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत का निर्माण और सिद्धांत गांव बढ़े तो देश बढ़े हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के इरादों, नीतियों और निर्णयों से ग्रामीण भारत में नई ऊर्जा आ रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 2025-26 तक एक और वर्ष के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत अब तक 3 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। हमारा मकसद है कि गांव के लोगों को गांव में ही ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद मिले, खेती भी कर पाए, रोजगार स्वरोजगार के नए मौके भी बने। इसी सोच के साथ पीएम किसान सम्मान निधि से किसानों को करीब 3 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन सहित सरकार के प्रयासों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके डायरेक्शन को लेकर के हम ग्रामीण क्षेत्र उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। आप 4 वर्ग बोल रहे हैं, गरीब, युवा, किसान और नारी। उनके आर्थिक प्रगति के लिए आपने बहुत काम कर रहे हैं। महोत्सव में जीवंत प्रस्तुतियों और प्रदर्शनियों के माध्यम से भारत की समृद्ध धरोहर का प्रदर्शन किया जा रहा है। भारत में वित्त वर्ष 2011-12 में ग्रामीण गरीबी दर 25.7% थी, जो वित्त वर्ष 2023-24 में उल्लेखनीय रूप से घटकर 4.86% हो गई है। एक रिपोर्ट। भारतीय स्टेट बैंक के उपभोग व्यय सर्वेक्षण पर शोध के अनुसार पिछले 12 वर्षों में शहरी गरीबी 13.7% से घटकर 4.09% हो गई है। वहीं समग्र स्तर पर भारत में गरीबी की दर अब 4% से 4.5% के बीच हो सकती है। ग्रामीण और शहरी मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के बीच का अंतर अब 69.7% तक कम हो गया है। ये सुधार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास, किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण आजीविका में उल्लेखनीय सुधार जैसी सरकारी पहलों के कारण है। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए आज 29 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पार्टी ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पार्टी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को मैदान में उतारा है, जबकि पार्टी नेता रमेश बिधूड़ी दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कालकाजी सीट से चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रमुख सतीश उपाध्याय मालवीय नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और पूर्व आप नेता कैलाश गहलोत, जो हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं, बिजवासन सीट से चुनाव लड़ेंगे। अरविंदर सिंह लवली गांधीनगर सीट से, जबकि भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा को राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। विजेंद्र गुप्ता रोहिणी विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वित्तीय घाटे में धकेलने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में कहा कि पिछले 10 वर्ष में दिल्ली की वित्तीय स्थिति लगातार बिगड़ रही है। श्री त्रिवेदी ने कहा कि राष्ट्रीय लघु बचत कोष से 10,000 करोड़ रुपए उधार लेने का आम आदमी पार्टी का फैसला चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। यह वर्ष 2024-25 पहला वर्ष होने जा रहा है जब दिल्ली घाटे की तरफ बढ़ रहा है। वर्तमान फाइनेंशियल ईयर के लिए दिल्ली सरकार ने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड NSSF से 10,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए पत्रावली मूव की है। श्री शाह ने राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत निकटवर्ती गांवों को शहरों में बदलने का भी उल्लेख किया। श्री शाह ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इस पर दिल्ली को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर मुख्यमंत्री रहते हुए अपने आवास पर आलीशान सुविधाओं के लिए कथित तौर पर भारी रकम खर्च करने के लिए उन पर निशाना साधा। विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के महासचिव SK रुंगटा ने कहा कि ब्रेल को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। मैं सभी युवा साथियों से यही आग्रह करूंगा कि हम अपने ब्रेल में अपने आप को निपुण बनाते रहें और इसका अधिक से अधिक उपयोग करते हुए, चाहे हम अपने कार्यस्थल पे हों या हम छात्र हों या हम अध्यापक हों, ब्रेल के माध्यम से ही अपने कार्य का निष्पादन करें। विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर देश भर में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए ब्रेल पठन, ब्रेल लेखन और वाद विवाद जैसे विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। ब्रेल लेखन प्रणाली के आविष्कारक लुई ब्रेल के जन्म दिवस के अवसर पर हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह की 358वीं जयंती पर 3 दिवसीय प्रकाश उत्सव आज से पटना शहर के तख्त श्री हरमिंदर साहिब में शुरू हुआ। यह स्थान खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोबिंद सिंह का जन्म स्थान है। प्रकाश उत्सव प्रभात फेरी निकालने के साथ शुरू हुआ। आज रात 9 बजे भजन कीर्तन सत्र का आयोजन होगा। प्रकाश पर्व के दूसरे दिन विशाल नगर कीर्तन आयोजित किया जाएगा, जो तख्त श्री हरमिंदर साहिब में संपन्न होगा। पंजाब में अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने श्री हरमिंदर साहिब के परिसर में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को समर्पित एक नगर कीर्तन निकाला। कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल हुए। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोहिनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजी चादर चढ़ाई गई। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 813वें उर्स के मौके पर दरगाह शरीफ पर चादर चढ़ाई। श्री रिजिजू ने बताया कि उन्होंने बुलंद दरवाजे से प्रधानमंत्री का संदेश पढ़ा। चादर के साथ साथ मोदी जी का जो संदेश पत्र को हमने पढ़ा है और प्रधानमंत्री जी ने संदेश में हमारे जो इस दरगाह से जो संदेश दुनिया में जाता है उसको कायम रखने के लिए एकजुट होकर के पूरा हमारा हिंदुस्तान देश भाईचारा के साथ हर एक पंथ, हर एक धर्म एक साथ देश के लिए, समाज के लिए, विश्व शांति के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि ख्वाजा साहब के कल्याणकारी विचारों ने पूरी दुनिया पर प्रभाव डाला है। दुनिया भर के लोगों के बीच प्रेम और सद्भाव फैलाने वाले सूफी संत में गहरी आस्था है। श्री रिजिजू ने जायरीन के लिए दरगाह वेब पोर्टल और गरीब नवाज ऐप भी लॉन्च किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपनी विशेष वृत्तांत श्रृंखला में आपके लिए वर्ष 2024 की झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। आज हम पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की प्रमुख पहलों और उपलब्धियों पर नजर डालेंगे।
पूर्वोत्तर क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं और विकास परियोजनाओं के लिए लगभग 1970 करोड़ रुपए की कुल 86 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। पिछले साल की शुरुआत में मंत्रालय ने पारंपरिक कलाओं, शिल्पों और संस्कृतियों को एक जीवंत छत्र के नीचे मिश्रित करते हुए पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करने के लिए अमृत महोत्सव का आयोजन किया था। 2024 का मुख्य आकर्षण पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव था, जो पूर्वोत्तर भारत के जीवंत कपड़ा क्षेत्र, पर्यटन के अवसरों, पारंपरिक शिल्प कौशल और विशिष्ट भौगोलिक संकेत टैग वाले उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया था। पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए कृषि वस्तु ई कनेक्ट ऐप भी लॉन्च किया गया। सुमित साहा के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार शैक्षणिक अवसंरचना को और बेहतर बनाने के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराएगी। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में समर्पण समारोह का उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये बात कही। कार्यक्रम के दौरान श्री प्रधान ने सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने आज पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के फुलिया में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की और छात्रों से बातचीत भी की। श्री सिंह ने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण भी किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हमास ने इस बात की पुष्टि की है कि गजा पट्टी में पूर्ण संघर्ष विराम का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कतर के दोहा में इजरायल के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत शुरू हो गई है। एक विज्ञप्ति में हमास ने बताया कि ताजा दौर की वार्ता व्यापक और अस्थायी संघर्ष विराम तथा गजा में इजरायली सैनिकों की वापसी पर केंद्रित रहेगी। वे स्थापित फलस्तीनियों की सुरक्षित और त्वरित वापसी की वार्ता का लक्ष्य है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में शीतलहर की स्थिति का पूर्वानुमान लगाया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और सिक्किम में आज रात और सुबह के समय घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। अगले 3 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने जम्मू और कश्मीर में आज देर रात से लेकर सोमवार सुबह तक भारी बर्फबारी का अनुमान लगाया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जम्मू के मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का आवागमन जारी है, जबकि श्रीनगर से कारगिल की ओर यातायात भी जारी है। सुबह 2 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि श्रीनगर हवाई अड्डे से उड़ान संचालन अभी जारी है। पर्यटकों, यात्रियों और ट्रांसपोर्टरों को सलाह दी गई है कि वे यातायात सलाह के अनुसार अपनी अंतर जिला यात्रा और पर्यटन स्थलों की यात्रा की योजना बनाएं। प्रशासन ने पूरे जम्मू कश्मीर में किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए उपयुक्त आकस्मिक मंसूबे बनाए हैं। तारिक रातर, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर। इधर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। आज सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक 385 था। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी श्रृंखला के निर्णायक 5वें और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने दूसरी पारी में 6 विकेट पर 141 रन बना लिए हैं। पहली पारी के आधार पर भारत ने 145 रन की बढ़त हासिल कर ली है। हॉकी इंडिया लीग में आज श्राची राड बंगाल टाइगर्स का मुकाबला दिल्ली SG पाइपर्स से होगा। एक अन्य मुकाबले में हैदराबाद तूफान का सामना गोनासिका से होगा। उधर टेनिस में भारत के सुमित नागल ने आज ऑकलैंड में ASB क्लासिक टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वालीफायर में न्यूजीलैंड के अलेक्जेंडर क्लिंट-चारोव को हरा दिया। कल अंतिम क्वालीफाइंग मुकाबले में उनका सामना फ्रांस के एड्रियन मानारिनो से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण लोगों को सम्मानजनक जीवन देने की अपनी सरकार की प्राथमिकता दोहराई। श्री मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में 6 दिवसीय ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की ग्रामीण गरीबी पिछले वित्त वर्ष में घटकर 4.86% हो गई, जो वर्ष 2011-12 में 25.7% थी। भाजपा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 29 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। गुरु गोविंद सिंह की 358वीं जयंती पर प्रकाश उत्सव पटना में शुरू। उत्तर भारत में भीषण शीतलहर जारी। मौसम विभाग ने रात के समय घना कोहरा छाये रहने का अनुमान जताया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।